नमस्कार मित्रों, मैं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 26 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा की खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। पहली खबर है वो जो केस स्टडी हमने कल दी थी। कल की स्टडी ये थी कि रूमर्स फैल रहे हैं लॉकडाउन फिर से होने का, आप एसडीएम है तो क्या करेंगे। कुछ लोगों के जवाब आए हैं मेल पे, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ और चीज़ें क्या कर सकते हैं। पहली बात तो लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि सच क्या है, ये गलत है, ये पिछले साल का है। इसके लिए आप मीडिया का भी सहायता ले सकते हैं, सोशल मीडिया हुआ या जो मीडिया है। अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में। जो र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं जानकर, उनको आप पनिश करेंगे। पनिश करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बस इनह्यूमन तरीके से नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन करेंगे, क्योंकि जिससे डर हो और र्यूमर चाहते से न फैले। दूसरा, उन लोगों से रेगुलर इंटरेक्शन करें। जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, मान लीजिए अहमदाबाद है, अभी तो ये क्योंकि ये आया है अहमदाबाद के ऊपर ही, तो अहमदाबाद के ऊपर ही बनाया है। सूरत के ऊपर आया तो सूरत के ऊपर बनाया। अहमदाबाद इंडस्ट्री के साथ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ और जो लोकल्स उनके साथ, मतलब कुछ मिसबिहेव न होने पाए, और जो भी उनके पास खबर हो वो ज़रूर दूसरे को बताएं। इसके साथ और क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। जैसे सोशल मीडिया है और फ़ोन है, और जो भी अवेयरनेस जैसे आप फैला सकते हैं उसका यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, अगर इंडस्ट्री बता रही है कि हाँ हमारे यहाँ से लेबर कम हो रहे हैं और ऐसा कुछ मिल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बस से या रेलवे से जा रहे हैं, तो कई बार होता है कि बस जो प्राइवेट बस होते हैं वो उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसके कारण वो र्यूमर फैलाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप रियल टाइम एक्शन लीजिए और मैकेनिज्म बनाइए। ऐसा कुछ बनाइए कि अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही है वर्कर को, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को, तो उनका जो भी समाधान हो सकता है प्रॉपर, वो कीजिए ज़रूर। अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करिए। अलग अलग स्टेक होल्डर मतलब इसमें लेबर भी है, लेबर का कॉन्ट्रैक्टर भी है, इंडस्ट्री भी है और लोकल्स भी हैं वहाँ के, ऐसा नहीं है। उस सभी इन सबसे रेगुलर टच में रहिए। रेगुलर टच में रहने मतलब अधिकारी हैं तो क्या आप हमेशा खुद ही रहेंगे, नहीं, आपके ऑफिसर्स टच में रहेंगे, ऐसा निर्देश दीजिए। लोगों से अपील करिए कि कोई भी यहाँ से जाए नहीं। आपको कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, मतलब प्रशासन से कांटेक्ट करें, प्रशासन ज़रूर आपकी मदद करेगा। और उन्हें विश्वास में लीजिए, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ना आपको ना किसी और को। अगला विषय है, एससी ने अभी कहा है कि किसी को भी सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में लिखा है, उन्होंने यही बताया कि हमारे संविधान में लिखा है फ्री स्पीच का सबको राइट है, हर तरह। ऐसा नहीं किसी ने आवाज़ उठाई अपनी किसी मसले पर तो उसको क्रिमिनल केस करके और ये कह के कि नहीं ये तो पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर सकता है, बुरा पड़ सकता है, और उसको आप केस में डाल दीजिए। केस में जैसे आईपीसी के 3 सेक्शन होते हैं जो में डाला जाता है। सेक्शन 130, 153A, इसमें क्या होता है, इस ग्राउंड पे डाला जाता है कि ये जो इन्होंने स्पीच दी है वो रिलीजियस बेसिस पे वायलेंस फैला सकता है। इस बेसिस से सेक्शन 500 होता है कि डिफेमेशन का केस होता है। डिफेमेशन मतलब किसी को बदनाम करने का। और 505(1)(c) इसमें होता है पब्लिक मिसचीफ, लेकिन लोगों को ये कहना कि गलत खबर देना उनको, ये होता है पब्लिक मिसचीफ। अभी जो 26 जनवरी का था उसमें कोई देसाई ऐसे करके थे, उनके ऊपर ये है कि उन्होंने मिसचीफ किया है, कि मतलब ट्रैक्टर से वो किसान का बेटा मर गया, और जो कि ऐसा नहीं था। तो ये सभी सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही सेक्शंस होते हैं। एससी ने, और वो जो हमने संविधान में पढ़ रखा है कि हमारा जो सोसाइटी है मल्टी कल्चरल है, मल्टी प्लूरल है, लिबर्टी हमारे यहाँ है। लिबर्टी का मतलब सीधा सीधा दया होना चाहिए। लोगों को आज़ादी हो जानी चाहिए अपने हिसाब से काम करने का। प्रेमबल में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, फ्री स्पीच का है, ट्रैवल का है, सेटलमेंट होने का है कहीं पर भी, लेकिन इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे मेघालय में आप कहीं मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र में रहना चाहते हो तो कई तरह के आपको परमिशन लेनी पड़ती हैं। रहना तो बहुत ही मुश्किल है, खाली टहलने के तक के लिए परमिशन लेना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे अंडमान निकोबार का, ऐसे कई जगह हैं। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब न कर रहे हो। और पूरे भारत में ऐसा हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें होती रहती हैं कि मतलब आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये तो हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ ही रखा है। दूसरा है फ़ोन टैपिंग का राइट। जैसे हमने सुना है कई केसेस में फ़ोन की टैपिंग होती है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी जब मर्जी तब वो फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, उसके तहत आपको लेना पड़ता है, अधिकार लेना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर से, अपने हायर अथॉरिटी से, कि हमको ये टाइप करना है। जितना बड़ा ऑफिसर होता है उतने ही उससे ऊपर के अथॉरिटी से, यहाँ तक कि कई सारे बहुत बड़े अधिकारियों के लिए सीएम तक से परमिट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल ने एसआई से कहा, एसआई ने दे दिया तो सभी करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। एसडीएम रैंक के या डीएसपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं ये सब इसकी परमिशन देते हैं। और इस परमिशन में हम किसी का भी, वो जो जिसको परमिशन मिला है वो किसी पर्सन का हो सकता है, इवन किसी कंपनी का हो सकता है। मतलब कंपनी में जो कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, अगर लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट पहुंचा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में क्या आता है, जैसे टेररिज्म, अगर टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, ये सब फैलाना चाहते हैं, तो नेशनल थ्रेट हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को, तो हम एक्शन ले सकते हैं। मतलब उनका कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो प्रॉपर एक्शन है वो ले सकते हैं। इसके लिए परमिशन होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि थ्रेट हो, और थ्रेट को क्यों लेते हैं, जैसे परमिशन क्यों लेते हैं, किसी का हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे थ्रेट है अगर, तो पहले से ही पता लगा लें, और वो पब्लिक थ्रेट ना होने दें, पहले से ही उसको कम कर दें। मान लीजिए कहीं बम प्लांट होने वाला है तो हम पहले से अलर्ट रहे हो, बम प्लांट ना होने दें, क्योंकि बम प्लांट होने के बाद जो पैनिक होगा और जो घाटा होगा वो तो अलग होगा ना, इसलिए पहले से ही तो ये अधिकार दिए गए हैं।
और इस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत ये है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हम फ़ोन टैप कर सकते हैं, और पब्लिक का भी, पब्लिक मतलब किसी ऑफिशियल का भी चाहें तो उसका भी टैप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इवन किसी कंपनी का भी टैप कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि ए थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, ये पक्का है। इसका सीधा सीधा मतलब है कमिट एक्ट ऑफ टेररिज्म और राइट्स, मतलब दंगा फैलाना, इन सब में अगर आते हैं तभी। ऐसा नहीं किसी भी बात के लिए किसी का पर्सनल दुश्मनी निकालनी है तो भी आप टैप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है। और समझ रहे हैं सब हवा में चर्चा में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में आजकल यही कहानी चल रही है। अगली खबर है, इंडिया ने यूएन में एक UNHRC रेजोल्यूशन होता है जो श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, जो 2009 में LTT वार हुआ था, लिट्टे वार जिसको हम जानते हैं, उसके खिलाफ एब्सेंट रहा है। एब्सेंट रहने का मतलब ना उसने, एक तो हो सकता था हाँ में करे कि हाँ जो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ इन्होंने काम किया, दूसरा करे ना में कि नहीं किया है, तीसरा है कुछ नहीं हम तो बाहर रहते हैं। भारत का स्टैंड कुछ ऐसा है, इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ, लेकिन भारत का स्टैंड कुछ ऐसा है, साफ साफ समझिए, अगर केंद्र सरकार में सरकार कोलिशन से चल रही है, मतलब किसी और के सहयोग से चल रही है, खासकर तमिलनाडु की जो भी वहाँ से गवर्नमेंट है उसके सहयोग से चल रही है केंद्र सरकार की सरकार, तब तो सरकार क्या करती है केंद्र की, तब जब रेजोल्यूशन आता है तो सरकार श्रीलंका के खिलाफ वोट देती है, और जब बिना उसके चलती जैसे इस समय। लेकिन क्योंकि तमिल का भी तो हमारा भारत तो हमारा ही, तमिल भारत जो है वो तमिल का तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रखता है ना, क्योंकि भले ही श्रीलंका में रह रहे हैं, कुछ तमिल हमारे हैं तो वही जो जाके रह रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट लगभग सेम होता है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के कारण या तो वो अपसेंट हो जाता है, या कभी कभी बहुत कम हुआ है, शुरुआत में था कि उसके खिलाफ था, खिलाफ मतलब हाँ कि श्रीलंका में ये हुआ है, फिर कभी सपोर्ट तो नहीं किया कि हाँ श्रीलंका ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ वो गलत है, इस तरीका नहीं कहा है कि ह्यूमन राइट्स ये गलत रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने या तो अपसेंट हो जाता है या फिर उसका सपोर्ट करता है कि हाँ ये जो रेजोल्यूशन आया गया, वो रेजोल्यूशन लाने का मतलब कि उनके खिलाफ लाया जाता है कि श्रीलंका ने ऐसा किया है। और इससे ज़्यादा जो सबसे मुद्दे की बात है, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये सारा, यहाँ पे लिट्टे का कब्जा था कहीं ना कहीं, और इन्हीं क्षेत्रों में पहले 2009 में लड़ाई हुई थी, विक्रमासिंघे और इन्होंने, दोनों लोगों ने जीता था, महिंदा राजपक्षे ने, विक्रमासिंघे ने नहीं, विक्रमासिंघे तो अलग चीज़ है, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जीता था, और उसके बाद इन्होंने वहाँ की गद्दी संभाली थी। अब हमारे काम का UNHRC है, UNHRC का गठन 2006 में किया गया था 15 मार्च को, और 15 साल हो चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। जनरल असेंबली के हिसाब से होता है, मतलब ये इसके मेंबर जो होते हैं जनरल असेंबली के होते हैं, और अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग मेंबर होते हैं, हर जगह के अलग अलग, बस यही काम का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कब करता है नहीं करता है, इंडिया खुद के ह्यूमन राइट्स से जा रहा है। देखिए हमारी दोनों की जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें सिर्फ ह्यूमन राइट्स से काम नहीं चलता, कई और चीज़ें होती हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब श्रीलंका से अगर रिश्ते सुधारने हमने ह्यूमन राइट्स का, अगर जो उसके खिलाफ आया हमने उसके खिलाफ कर दिया तो श्रीलंका हमसे कर जाएगा, जबकि चाइना पाकिस्तान जबकि कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, उन्होंने किसी को मारा, अगर ये सब वायलेंस किया तो ठीक है, हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमारी खुद की जो राजनीति है, तमिलनाडु की राजनीति, वो असर करती है। अगला मुद्दा है जीरो नेट इमिशन, मतलब कार्बन का इमिशन हम कम से कम करें। उसके लिए सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, इंडस्ट्री करती है, बिल्डिंग्स करते हैं, इन सबको हमको कहीं ना कहीं सुधारना होगा, मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे रिड्यूस हो सके। और अलग अलग सेक्टर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट में कर दिया और सेक्टर में नहीं, बिल्डिंग्स का भी ऐसा बना सकते हैं हम जिससे AC का कम से कम यूज़ हो। इंडस्ट्री में बना सकते हैं जहाँ इंडस्ट्री में लाइटनिंग और जो मशीन इक्विपमेंट लगते हैं वो कम से कम बिजली यूज़ करें, क्योंकि आने वाला जैसा हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है। ऑटोमेटिक हो रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं चल रही है, फोन भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, लैपटॉप चलता है इलेक्ट्रिसिटी, भले ही ऑटोमेटिक बहुत काम होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और सारी चीज़ें चलती हैं, कल को ट्रांसपोर्ट भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को ही हमें रिन्यूएबल बना देना चाहिए। अगर रिन्यूएबल बन जाए, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम जो सौर ऊर्जा आती है ना 1 घंटे पृथ्वी पर, सिर्फ उस 1 घंटे की ऊर्जा को हम पूरी तरह यूटिलाइज कर लें 100%, तो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर जितना एनर्जी यूज़ होती है 10 साल तक हमें किसी और सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको 24/7/35/10 ईयर एनर्जी मिलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना संभव भी नहीं है, कई सारे फैक्टर होते हैं, हर जगह हम इतना आसानी से नहीं लगा सकते सोलर पैनल और भी चीज़ें। और ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट एक्शन को हम अच्छे से काम करें, मतलब जीरो इमिशन की तरफ, तो तकरीबन 24 मिलियन जॉब जनरेट हो सकती है अगले 15 सालों में। ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, सरकार के लिए अभी रोजगार कम है, अगर ऐसी चीज़ों में लगाएंगे तो जनरेट होगी। 2 फायदे हैं, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरे उनके स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, कई सारे फायदे होते हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे अभी क्या है कि कोशिश की जा रही है फॉसिल फ्यूल से हम जल्दी पेट्रोल डीजल से, उसके बाद हम ये जो दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं बैटरी में भी क्या होता है कि उसमें भी कार्बन ज़्यादा इमिट होता है। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को बना ले जाएँ किसी तरीके से और कॉमर्शियली भी इसका प्रोड्यूस ज़्यादा कर दें, तो जो फॉसिल फ्यूल से और तरीके से होता है उससे इमिशन कम हो जाए, मतलब 10%। अगर फॉसिल फ्यूल से 100 हो रहा है और जो बैटरी हो रही है उससे 50 हो रहा है, तो इससे सिर्फ 10% होगा, तो ये भी फायदेमंद होगा दिया हुआ है। अगर ऐसा सब होगा तो हमारी हेल्थ पे अच्छा असर होगा, एनर्जी क्लीन होगी, हमारा फ्यूचर सस्टेनेबल होगा, और जितनी भी चीज़ें होंगी। कुछ और चीज़ें जैसे ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी हर जगह है, सेल गैस अमेरिका में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता है। वहाँ जियो थर्मल एनर्जी काम भर की पाई जाती है, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ नहीं पाई जाती है। तो कुछ ऐसे भी चीज़, लेकिन हमारे यहाँ
जो सोलर एनर्जी अच्छे से पाई जाती है, सोलर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो इस समय सस्ता भी होता जा रहा है समय के हिसाब से। इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है, सेंटर क्या चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर बैन चाहती थी शुरू में। 2017 में आरबीआई ने निकाला था गाइडलाइंस की इस पर बैन हो जाए। बाद में क्या हो गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा बैन तो होना जरूरी नहीं है। सेंटर ने एक नई गाइडलाइन निकाल दी। ये गाइडलाइन निकाली कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और उसी का मतलब है कि उन्हें फाइल करना पड़ेगा। जो भी कंपनियां रजिस्टर हैं उनमें अपने जो खर्चा दिखाती है उसमें दिखाना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी में भी क्या वो ट्रेड कर रही हो तो कितना करें। ट्रेड करने का मतलब कुछ ऐसी कंपनियां सुनने में आ रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी में अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रहे हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी कभी 2 रुपये के बराबर था, आज वो 40 लाख रुपए के बराबर है। एक करेंसी जैसे डॉलर होता है कि 70 रुपये 75 रुपये बराबर, वैसे वो 40 लाख रुपये बराबर। मतलब सोचिए इतनी इन्फ्लेशन हुआ है। तो अगर कल कोई गिर गया तो जिसने एक भी होगा 40 लाख रुपये का एक घाटा, मतलब डायरेक्ट उसका बिजनेस और लाइफ दोनों एक साथ ही खत्म हो सकती है। तो इसलिए इस सरकार ने ये बनाया हुआ। दूसरा कि आरबीआई ने बैन किया था, फिर अभी हो गया, अपेक्स कोर्ट ने हटा दिया उसको। इंडिया में इस समय तकरीबन 1.5 बिलियन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए अभी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। ऑफिशियल डिजिटल करेंसी मतलब आरबीआई कह रहा था कि ये करेंसी जो बाहर वाली है उसे हम नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपनी बनाएंगे। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन का मतलब आपने लिया किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को, जैसे फोन पे और ये सब होता है कि आपने उसको उसके वॉलेट में भेज दिया, उसके वॉलेट ऐसे आगे बढ़ता जाता है। बस क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के साथ समस्या क्या है कि इसका किसी को ओनर नहीं है, मतलब कहाँ से जनरेट होता है ये नहीं पता चल सकता। ये लोग डीप वेब में भी काम करते हैं, डार्क वेब कह सकते हैं उसको, मतलब पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कभी बताते नहीं। तो इसमें कई सारे जो इलीगल ट्रांजैक्शन वो भी होते हैं। सरकार ये कंपनीज के खिलाफ क्यों ला रही है? क्योंकि ये कंपनीज जैसे बेनामी संपत्ति हो गई और हलाला हो गया, इन सब में ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, मतलब इन सब का भी शिकार हो सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे अगर इन्हें ये रहे कि ये बताना पड़ेगा तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी या ऐसी चीज़ें कम से कम होंगी। सरकार इसलिए नया प्लान बना रही है और आगे जो भी होता रहेगा हम देखते रहेंगे। दूसरी चीज़ें विविध में आज जो याद करने का चीज़ है सामान्य भाषा में, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, पिछले 6 महीने से हैं। डारकर, ये धारकर नाम के एक व्यक्ति थे जो फाउंडर हैं किस चीज़ के, इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल मुंबई में मनाया जाता है, हर साल नवंबर में मनाया जाता है। और ये पत्रकार थे। अभी आएगा धारकर, क्या पॉलिटिकल है? तो पॉलिटिकल नहीं, ये पत्रकार हैं, किसी नॉन IAS एग्जाम में और भी जो भी हो सकते हैं उसमें आ सकता है। और अभी सुएज कैनल के ऊपर कल हमने पढ़ा था, उसमें क्या है, सुएज कैनल हमारे लिए क्यों समस्या है? क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उसी कैनाल से हमारा जो तेल आता है वो मैक्सिमम आता है। हम सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सऊदी अरब का मैप देखेंगे, सऊदी अरब की जो कंपनीज़ है, आरामको या कोई भी कंपनीज़ है, उन कंपनी का सप्लाई वाला चैन है उसी साइड है, इसीलिए वहीं से होकर हमारा मैक्सिमम आता है और इस कारण हमें दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर हमारा तेल नहीं आएगा तो तेल से हमें समस्या होगी और इसी कारण फिर से प्राइस बढ़ रहे हैं। कंपनियां फिर घटा नहीं, बीच में घटाने की कोशिश कर रही थी, फिर नहीं घटा रही हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है प्राइस, इसीलिए नहीं कर रही हैं। और क्या, और मतलब आज के लिए तो इतना ही है। बहुत सारी खबरें हैं जो काम की नहीं, सब कुछ रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो बार बार क्या करना है? जैसे श्रीलंका तो हो ही गया, अभी बांग्लादेश के बारे में ढेर सारा है। बांग्लादेश में इतना आ रहा है जो सब पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। ये सब एक बार पढ़िए हिस्ट्री की, कैसे अलग हुआ, सीधी सी बात है। एक समय अब्दुल कलाम ने कहा था कि ऐसा होगा कि पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ने पक्का पक्का हो जाए। क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे एकदम ब्रिटेन की तरह यूज़ करता, जैसे ब्रिटेन इंडिया पे करता था। उनके संसाधन ले लेता था, जो यहाँ कपास यूज़ होते थे वो खरीद लेते थे यहाँ से, वहाँ पे दोगुने रेट पे बेचते थे वेस्ट पाकिस्तान में। और वेस्ट पाकिस्तान में जो काजू मसाला ये सब होता था वहाँ से ला के ईस्ट पाकिस्तान में 10 गुने रेट पे बेचते थे। इससे जो ईस्ट पाकिस्तान से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें चरमरा गई थी, उनको बहुत दिक्कत हुई थी। इसके कारण शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उन्होंने, पहले तो वो बात कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने बात नहीं मानी, बहुत सारी चीज़ें की, तो उन्होंने पूरा आंदोलन छेड़ दिया जिसमें भारत ने उनका सहयोग किया। और अंततोगत्वा हुआ क्या कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, वो बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, वरना वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और ये इसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने ही इसको किया है। उनका तो प्लान कुछ लोग ऐसे कहते थे कि पूरे पाकिस्तान को कम से कम 4 टुकड़ों में बांटने का था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, रसिया, खासकर रसिया के प्रेशर के कारण ये सिर्फ इतने में ही रह गया। और 71,000 जो लगभग 90,000 जो उनके सैनिक थे उनको हमने बिना किसी शर्त के छोड़ दिया, जबकि हम शिमला समझौता होता है, ये तुम्हें पता है। इस समझौते में लगभग 90,000 उनके सैनिकों को हम वापस कर देते हैं, जबकि उनके यहाँ अगर ऐसा होता तो वो पता नहीं क्या क्या हमसे करवा लेते, फिर ये छोड़ते। कहा जाता है फेल्योर है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी में कई सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो इंटरनली कुछ होता है, बाहर कभी भी नहीं आता है, ऐसा होता ही रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं, जैसा अभी श्रीलंका का ही मामला है। अब इंडिया अपसेंट हो गया हो इसलिए क्योंकि अभी मान लीजिए खिलाफ वोट कर देता तो क्या होता, तुरंत उठ के श्रीलंका जाके चाइना गोद में बैठ जाता, जितने सारे प्रोजेक्ट मिलने हैं या जो भी है। अगर आप जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे ना तो उस पेड़ के खिलाफ है, उस पेड़ के साथ, दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकते। इस तरह श्रीलंका और भारत का रिलेशन है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे खबरें आती रहेंगी और हम मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली सिविल सेवक जो टीम है आपके इस सहयोग और सबके लिए बहुत बहुत आभारी है। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, लाइक करिए, लोगों को दीजिए। इसमें और आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए
हितकर होगा, क्योंकि रोज़गार ही प्रथम लक्ष्य होना चाहिए और उसी को हम पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।